चलो देखो आगे काम शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन करे थे, है ना। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम टॉलुइन। एल्डिहाइड प्रिपरेशन है, एल्डिहाइड फ्रॉम टॉलुइन। ये टॉलुइन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर जब हम CH3 लगा देते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं? टॉलुइन। एंड अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं फिर क्रोमाइल क्लोराइड, किससे? CrO2Cl2। किससे रिएक्शन करानी है? क्रोमाइल क्लोराइड। तो ये जो CH3 है ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है। जो CH3 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। एंड इसको हम इटार्ड्स ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। इटार्ड्स ऑक्सीडेशन क्या बोलते हैं? इटार्ड्स ऑक्सीडेशन। इससे सिर्फ बेंजेल्डिहाइड बनाया जा सकता है और कोई भी एल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं हो सकता है। बेंजेल्डिहाइड ही सिर्फ प्रिपेयर हो सकता है, सिर्फ टॉलुइन। चलो आगे करते हैं। एक चीज नोट करना है यहाँ पे एक नोट डाल के लिखो। इटार्ड्स ऑक्सीडेशन में नहीं है, वैसे एक जनरल नोट है। व्हेनेवर two OH groups are attached on same carbon, that compound is very unstable. That compound is very unstable and leads to loss of water, leads to loss of H2। कहने का मतलब ये है कि मान लो अपने पास एक कार्बन था जिसके पास दो OH ग्रुप्स लगे हुए। अगर कभी भी एक कार्बन पे दो OH ग्रुप लगे होंगे तो वो हाईली अनस्टेबल होगा। यहां से वाटर बाहर निकालना है, OH यहां से बाहर निकाल दिया, H यहां से बाहर निकाल दिया, वाटर बाहर। अब देखो इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो गया, ये वाला। इस ऑक्सीजन का भी एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड क्या हो गया? कम हो गए। तो ये आपस में क्या करेंगे? एक एक बॉन्ड बना ले। जब भी तुम्हारे पास एक कार्बन पे दो OH लगे हुए होंगे तो ऑटोमेटिकली वो वाटर लूज कर देगा और क्या बना लेगा? C डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत? क्लियर? अच्छा मान लो अपने पास है बेंजीन, अपने पास क्या है? बेंजीन। बेंजीन की मैंने रिएक्शन कराई CH3Cl से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। यहां से कंपाउंड A मिला। कंपाउंड A की मैंने 2 मोल क्लोरीन से रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो कंपाउंड B मिला। कंपाउंड B को रिएक्ट कराया KOH एक्वस से एक्सेस में, तो कंपाउंड C मिला। फाइंड A, B एंड C। ये कौन सी रिएक्शन है ये बताओ? लुईस एसिड वाली रिएक्शन है। बिल्कुल। क्या हुआ विष्का? तो ये Cl ले जाएगा लुईस एसिड। मैं बता रही थी कि वो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइडेशन। बिल्कुल। तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? B वाला प्रोडक्ट क्या होगा? अब देखो sp3 कार्बन तो यहाँ पे बस एक ही है, ये वाला।
तो इस पे 2 हाइड्रोजन हटके क्या लगा देने हैं, क्योंकि 2 बार रिएक्शन करानी है ना। अगर एक ही Cl2 होता तो 1 हाइड्रोजन हटके क्या लग जाता। आया हम समझ आ रहा है। लेकिन 2 क्लोरीन है तो हमने 2 हाइड्रोजन हटा के क्या लगा देने हैं, 2 क्लोरीन लगा। सिंपल है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे 2 मोल क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो होना क्या है, दोनों हाइड्रोजन हटके क्या आ जाएंगे, या मैं बेंजीन को पीएच लिख लेता हूं, पीएच CH Cl, दोनों हाइड्रोजन हटके क्या आ गए, क्लोरीन। अब अगर मैं इसको KOH एक्वस से रेट कराता हूं तो क्या होगा, दोनों के दोनों क्लोरीन हट जाएंगे और क्या लग जाएगा उसकी जगह, OH लग जाएगा। तो दोनों के दोनों Cl हट गए हैं एंड दोनों की जगह क्या आ गया है, एक कार्बन पे 2 OH हाईली अनस्टेबल, तो पानी बाहर चला जाएगा। लॉस ऑफ वाटर से अपने को क्या मिलेगा, CO बन जाएगा। बेंजेल्डिहाइड, बेसिकली क्या मिल रहा है, बेंजेल्डिहाइड। क्लियर करो। अगला रिएक्शन गेटरमैन कोच रिएक्शन। एज सच ये रिएक्शन भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास बेंजीन हो और तुम उसको किससे रिएक्ट कराओ, COHCl AlCl3, तो अपने पास क्या मिल जाता है, बेंजेल्डिहाइड। कोई मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल रिएक्शन याद रखना है, रिएजेंट्स याद रखने हैं, COHCl और एक लुईस एसिड। गेटरमैन अलग है, ये गेटरमैन कोच है। इसको गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। नोट करें इसे। कि 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन से क्या मिलता है, ओजोनॉलेसिस में भी हमने पढ़ा था कि एल्डिहाइड कीटोन मिल जाते हैं। ये करते हैं बाय हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्काइंस, हाइड्रेशन। अच्छा, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें याद रखनी है वो समझो। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर क्या याद रखना है कि अल्काइंस अंडरगो हाइड्रेशन only in presence of heavy metal, only in presence of heavy metal आयन, जैसे Hg+2। Hg+2 एक हैवी मेटल आयन ही तो है, कोई दिक्कत। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर अपने पास एक एल्कीन होता, मान लो अपने पास एक एल्कीन है, पहले समझ लो बाद में आराम से नोट करना। एल्कीन की हम हाइड्रेशन कराते तो क्या हमें हैवी मेटल चाहिए होता है, नहीं। एल्कीन की हाइड्रेशन कराने के लिए कोई हैवी मेटल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हमने अल्कोहल में पढ़ा भी कि हम सिंपल इसको वाटर और H+ से रिएक्ट कराते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अपने पास यहाँ पे क्या आ जाता था, OH, और यहाँ क्या आ जाता था, पढ़ा था या नहीं। तो अब भी सेम सी रिएक्शन है, ऐसा कोई हमने चेंज नहीं किया है। बस अब एल्कीन की जगह क्या आ गया, एक तो अल्काइन आ गया है, अल्कीन की जगह क्या आ गया है, अल्काइन आ गया है। एंड अब ये रिएक्शन अकेले एसिड और वाटर की प्रेजेंस में नहीं होगी। अगर हमें रिएक्शन कैरी आउट करनी है तो हमें हैवी मेटल चाहिए होगा Hg+2। इसमें भी मार्कोनिकॉफ रूल चलेगा, ये ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल वाले पे क्या लगाना है, OH, कम स्टेबल वाले पे क्या लगाना है,
H। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा स्टेबल वाले पे OH लगा देते हैं और कम स्टेबल वाले पे क्या लगा देते हैं, H। लेकिन यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है तो ये रिएक्शन 2 बार होती है। ये रिएक्शन कितनी बार होती है, वहां पे एक ही डबल बॉन्ड था, पाई बॉन्ड एक ही था, तो एक ही बार रिएक्शन हुई, सिंगल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स हैं, पहली बार रिएक्शन होगी तो डबल बॉन्ड बचेगा, फिर दूसरी बार सेम रिएक्शन होगी और सिंगल बॉन्ड। अब देखो एक कार्बन पे 2 OH हाईली होता है या नहीं, एक कार्बन पे 2 OH हाईली अनस्टेबल, तो ये फटाफट क्या करेगा, वाटर लूज कर देगा। जैसे ही ये वाटर लूज करेगा तो ये क्या बना देगा, बन गया या नहीं कीटोन, कोई भी दिक्कत, नोट करें इसे। क्या इस रिएक्शन से एल्डिहाइड बनाया जा सकता है, तुम क्या किसी भी तरीके से इस रिएक्शन से एल्डिहाइड प्रिपेयर किया जा सकता है? अरे अगर हम इथाइन ले लेते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है, हम क्या ले लेते हैं, इथाइन। अगर हम इथाइन लेते हैं और एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करा देते हैं, अब तो दोनों कार्बन सेम है, तो किसी पे भी OH लगा दो, किसी पे भी क्या लगा दो, H लगा दो। बस वो ध्यान रखना है कि OH कितनी बार आएगा, 2 बार, क्योंकि पाई बॉन्ड कितने थे, अब एक कार्बन पे 2 OH हाईली अनस्टेबल, वाटर बाहर गया, कोई डाउट आया समझ, करें नहीं, तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट ही चाहिए, वो भी करा सकते हो, तो मेथड अलग अलग है, ऐसे तो बहुत सारे मेथड हैं। नोट करें, इसे देख लो भाई इधर, फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, अगर तुम एसिड क्लोराइड के साथ कोई भी ग्रिग्नार्ड, पहले ये रिएक्शन समझो कि है क्या, हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX। RMGX एक सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर हमने, मेरे ख्याल रिएक्शन पहले भी की थी, कि अगर हम एसिड क्लोराइड ले लेते हैं, कोई भी क्या ले लेते हैं, एसिड क्लोराइड, और मान लो मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया R-MgX, क्या ले लिया, तो यहां से R- मिलेगा या नहीं मिलेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, वो R- किस पे अटैक करेगा, लेकिन हमने कहा था कि अगर इस कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप लगा है तो उसका बॉन्ड हम तोड़ के इसको हटा दें, याद आया, तो क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप लगा हुआ था, तो हमने क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ के उसको बाहर निकाल देना है, एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से समझें, RCO R- बनेगा या नहीं, प्लस R-Mg, R- तो निकल गया ना, R- तो यूज हो गया, MgX-Cl, कोई दिक्कत, समझ आया या नहीं है। जैसे अपने पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ऐसे ही अपने पास एक और रिएजेंट है, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऐसे ही अपने पास एक और रिएजेंट होता है, कैडमियम, डाइअल्काइल कैडमियम क्लोराइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया हमने RMGX, इसको किसके साथ रिएक्ट कराओ, CdCl2, तो क्या करता है, यहाँ पे 2 R आएंगे, दोनों के दोनों RCl को बाहर निकाल देंगे, क्या मिल जाएगा, डाइअल्काइल कैडमियम। ये CBSE में नहीं आएगा, नॉट फॉर CBSE, नीचे वाला CBSE में है, कहीं ये भी सोच लो कि ये CBSE में नहीं है, ठीक। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, कैडमियम क्लोराइड के साथ, कैडमियम क्लोराइड में देखो हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ से अपने को R- मिलेगा, वो R- क्लोरीन को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, और अपने को क्या मिला, डाइअल्काइल, डाइअल्काइल कैडमियम भी एक न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है, क्या देता है अपने को, R-, क्या दे देता है, वो R- अटैक करेगा किस पे, और क्लोरीन को, जिससे अपने को फिर से क्या मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत, लिख लो इसे, पहले नीचे वाला लिखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, फिर लिखना सिमिलरली
ऐसे लिख लेना, ठीक है। प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रिपरेशन यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ग्रिग्नार्ड तो है, तो पहले सीबीएसई की तरफ से लिखोगे सिमिलरली दिस कैन आल्सो बी डन लाइक दिस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखो। आगे करते हैं, ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हाँ हाँ बिल्कुल है। अच्छा, नाइट्राइल्स क्या होते हैं? यही होता है नाइट्राइल्स। अगर तुम्हारे पास कभी भी नाइट्राइल्स हो तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होगा और नाइट्रोजन के ऊपर? अगर हमने इसके ऊपर कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराई, मान लो R-MgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ सोर्स ऑफ, तो अपने को क्या मिलेगा? R- हमेशा। अब ये R- किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे। तो कार्बन के तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो उसको एक बॉन्ड तोड़ना होगा। वो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? यही वाला, क्योंकि नाइट्रोजन ही नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट कर सकता है। तो बेसिकली R तो पहले लगा हुआ था, C पहले से था, अब क्या आ गया इसके साथ? R-, और ये ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या बन गया है? डबल। कोई दिक्कत? और MgX पॉजिटिव इसके साथ आके चिपक गया मान लो, नहीं हो जरूरी है, कोई डाउट? जब भी तुम्हारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो कि कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड N है, यहां कुछ भी हो, यहां पे भी कुछ भी हो, यहां पे भी कुछ भी हो, जब भी तुम्हारे पास जब भी तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड N होता है और तुम उसको वाटर से रिएक्ट करा दो, किससे रिएक्ट करा दो? तो ये जो C डबल बॉन्ड N है ये कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड O के अंदर, N हट जाता है और N की जगह क्या आ जाता है? O। और नाइट्रोजन के साथ क्या लग जाते हैं? दोनों हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के साथ क्या लग जाते हैं? दोनों के दोनों। क्लियर या नहीं? तो यहां पे भी हमारे पास देखो C डबल बॉन्ड N तो आ ही चुका है, यहां पे भी अपने पास क्या आ चुका है? C डबल बॉन्ड N आ चुका है। तो हम इसको भी किससे रिएक्ट कराते हैं? वाटर के साथ। अगर हम इसको भी वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो RCR-, बस अब क्या होगा? यहां पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। मतलब क्या बन जाएगा अपने पास? कीटोन्स। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड N आएगा, आगे भी हम बहुत बार रिएक्शन यूज करेंगे ये, उसको अगर वाटर से रिएक्ट कराओ तो डबल बॉन्ड N हट जाता है, उसकी जगह क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड O। और ये सीबीएसई के पेपर्स में बहुत बार आई हुई है चीजें। कहाँ? क्या हो गया? बोलो बोलो। हाँ, नोट। ये तो 3 बॉन्ड होते हैं ना नाइट्रोजन के, कुछ भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस अपने को क्या चाहिए? C डबल बॉन्ड है। कोई दिक्कत? समझ आया? करो नोट। चलो देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा CH3MgCl, ठीक। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा? एक न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेगा जो यहाँ पे अटैक करेगा, तो अपने पास क्या मिलेगा? CH3, एक C पहले से लगा हुआ है, एक CH3 अब आ गया, डबल बॉन्ड N माइनस MgCl प्लस। फिर हमने कहा कि अगर हम C डबल बॉन्ड N है और वाटर से रिएक्ट कराएं तो क्या बन जाता है? वो C डबल बॉन्ड हो। तो बेसिकली C क्या बनेगा अपने पास? CH3C CH3। अब ये सब कुछ हट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा? डबल बॉन्ड
क्लियर? H प्लस एसिड कीटोन के साथ कैसे रिएक्ट कर सकता होगा? कोई रिएक्शन ही नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं है कीटोन के साथ। एसिटोफिनोन लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एसिटोफिनोन एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में बहुत बार यूज हुआ है, ठीक है। बेंजोफिनोन, अगर एसिटोफिनोन बनाना है तो यहाँ CH3 लगा दो, अगर CH3 लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है? एसिटोफिनोन। दोनों नोट करो और नाम के साथ। ये है एसिटोफिनोन, अगर बेंजीन के ऊपर COCH3 लगाते हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं? एसिटोफिनोन। अगर बेंजीन के ऊपर एक दो बेंजीन और बीच में क्या है? CO, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेंजोफिनोन। बेसिकली है तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन ही। क्लोरीन कौन लेके जा रहा है? लुईस एसिड, और ये पूरा ग्रुप बेंजीन पे लग रहा है। यहाँ पे भी क्लोरीन कौन लेके जा रहा है? लुईस एसिड, और बाकी का पूरा ग्रुप कहाँ लग रहा है? बेंजीन पे। और ऐसे लो, ये बेंजाइल नहीं है, दिस इज बेंजोइल। बेंजोइल क्लोराइड। बेंजाइल तो होता है बेंजीन के ऊपर CH2Cl लगाते तो बेंजाइल क्लोराइड बनता है। कर लिया नोट? ठीक, फिनॉक्सीबेंजीन का कॉमन नेम, फिनॉक्सीबेंजीन का कॉमन नेम तो डाइफिनाइल ईथर ही होगा। ये तो अभी अभी किया था सेम वही। देखो अभी अभी हमने क्या किया था? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अपने को क्या मिलता है? R नेगेटिव। तो यहां से अपने को क्या मिलेगा? C6H5 माइनस। ये C6H5 माइनस कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पे, और कार्बन अपना बॉन्ड तोड़ के चार्ज किसको ट्रांसफर करेगा? तो नाइट्रोजन के साथ क्या लग जाएगा? MgBr। फिर वाटर के साथ रिएक्ट कराने पे जहां डबल बॉन्ड N था वहां डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और MgNH2Br। दो हाइड्रोजन कौन लेके जाता था? नाइट्रोजन लेके जाता था ना। यही किया था ना हमने कि दो हाइड्रोजन कौन ले जाएगा? नाइट्रोजन। किया था या नहीं? तो वो ये तो बाय प्रोडक्ट है नाइट्रोजन वाला, मेन प्रोडक्ट तो अपना यही है। ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये लिखो ना लिखो कोई चक्कर नहीं, ठीक है। नोट करें इसे। देखें इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट, जितने भी एल्डिहाइड्स हैं, मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड्स आर लिक्विड्स एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? गैस। The lower ketones are colorless liquids, have a pleasant smell. The higher members are colorless solids. जो aromatic ketones हैं वो जनरली क्या होते हैं? Solids with a pleasant smell. ठीक, आगे करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं दो एल्डिहाइड या कीटोन अगर मैं मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं, या तो ये एल्डिहाइड हो सकता है या ये कीटोन हो सकता है। अगर H लगा है तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा, R लगा है तो वो क्या हो जाएगा? अगर मैं दो एल्डिहाइड या कीटोन के मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं तो क्या इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? नहीं हो सकती, क्योंकि ना तो अपने पास OH है, ना NH है, ना ही ऑक्सीजन तो है लेकिन ना ही FH है, ना ही OH है, ना ही NH है। तो इनमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये कैसा कंपाउंड है? पोलर। और ये भी कैसा है? तो पोलर मॉलिक्यूल्स में कैसी फोर्सेस होती हैं? डाइपोल डाइपोल।
फोर्सेस। तो इसके अंदर कैसी फोर्सेस होंगी? डायपोल डायपोल फोर्सेस। इसके अंदर कैसी फोर्सेस होती हैं? अब जो डायपोल डायपोल फोर्सेस है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो वीक हैं, लेकिन वैन डर वाल्स से क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो हाइड्रोकार्बन से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा, लेकिन अल्कोहल से क्या होगा? कम। कोई दिक्कत? उससे भी कम होगा ना इनका। कोई दिक्कत? अरे हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। इधर समझें, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव रिलेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में क्या है? पोलर ग्रुप है। पोलर ग्रुप है तो इसके अंदर कैसी फोर्सेस होंगी? डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। लेकिन जो डायपोल डायपोल हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होती हैं? वीक, वीकर देन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल्स। तो कॉन्सिक्वेंटली द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिलेटिवली लोअर देन अल्कोहल्स। कोई दिक्कत? समझ आया? करो। क्या एल्डिहाइड और कीटोन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड है चाहे वो कीटोन है। यहाँ पे H भी लग सकता है और यहाँ पे R भी लग सकता है, चाहे वो एल्डिहाइड है चाहे वो क्या है। यहाँ पे अपने को क्या मिल गया? O। और वाटर में अपने को क्या मिल जाएगा? तो अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं? तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, मतलब ये पानी के अंदर क्या होगा। लेकिन फिर से वही दिक्कत आएगी कि पोलर तो सिर्फ इतना सा है, बाकी का सारा पार्ट कैसा है? तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे पोलैरिटी कम होती जाएगी, नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? जैसे हमने हर एक चैप्टर में किया है कि पोलर पार्ट तो बढ़ नहीं रहा, कार्बन कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, कार्बन कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, तो नॉन पोलर पार्ट क्या होता जा रहा है? इंक्रीज। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होती जाएगी? डिक्रीज। The lower member of aldehydes and ketones up to 4 carbons are soluble in water because of their capability to form hydrogen bond with water molecules. The solubility decreases with increase in the size of alkyl group. क्यों? क्योंकि नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जा रहा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती जा रही है? नोट करें chemical properties of क्या हो गया श्रीन? कुछ तो हुआ है। अच्छा, फैन ऑन कर दो। Chemical properties of aldehydes and ketones। चलो आगे करते हैं। देखो, जितने भी अपने पास एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा? तो इस पर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। पॉजिटिव पे कौन अटैक कर सकता है? नेगेटिव, जो न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक, अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड टूट के चार्ज अब किसको ट्रांसफर कर देंगे? तो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या कोई ग्रुप बाहर गया? नहीं, उल्टा बाहर से न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो गया, बाहर से आके न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन्स होते हैं वो कैसी रिएक्शन शो करते हैं?
show nucleophilic addition reactions। कोई दिक्कत? जितने भी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं वो कैसी रिएक्शंस शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है, बिकॉज कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? ये CO is partially positively charged, is partially positively charged and hence nucleophile can easily approach। कोई भी दिक्कत? करो, डालो, हेडिंग डालो एक। इसके बाद कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलो समझें इसे। अगर हम एक एल्डिहाइड लेते हैं और एक कीटोन लेते हैं, एक हमने लिया एल्डिहाइड, एक हमने क्या उठा दिया? कीटोन। जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि न्यूक्लियोफाइल ने तो कहां अटैक करना है? यहां पे, एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट के इस तरीके से ट्रांसफर होना है। सिमिलरली यहां पे भी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक तो इसी कार्बन पे करना है और बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन को चार्ज ट्रांसफर होना है। लेकिन यहां पे क्या है? सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है जो बल्कि है, एक ही अल्काइल ग्रुप है जो क्या है? बल्कि। हाइड्रोजन तो बहुत छोटा सा ग्रुप है जो हिंड्रेंस कॉज नहीं करता, लेकिन यहां पे ये भी बल्कि है और ये भी कैसा है? तो यहां पे ये जो कार्बन है ये दो बल्कि ग्रुप से घिरा हुआ है, मतलब यहां पे पहुंचना मुश्किल है। ये कार्बन कैसा है? हाईली हिंडर्ड। ये कार्बन कैसा है? हाईली हिंडर्ड। हिंडर्ड क्यों है? क्योंकि यहां पे दो बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो न्यूक्लियोफाइल का यहां तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होगा, जबकि यहां पे पहुंचना थोड़ा सा आसान। कोई दिक्कत? पक्का? तो लिखो इसमें पहला पॉइंट, कार्बोनिल कार्बन नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी में तो यही है कि वो कैसी रिएक्शन शो करेगा। अभी रिएक्शंस करेंगे, अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं कि रिएक्शंस कैसी होंगी, मतलब एडिशन होंगी, एडिशन में भी कौन आके अटैक किया करेगा? न्यूक्लियोफाइल। अब डिफरेंट टाइप के तो बनाएंगे, अभी तो हम रिएक्टिविटी कंपेयर कर रहे हैं। तो लिखो इसमें कार्बोनिल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड्स, कार्बोनिल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड्स is surrounded by one alkyl group only। Carbonyl carbon of aldehydes is surrounded by one alkyl group only, whereas carbonyl carbon of aldehydes is surrounded by one alkyl group only, whereas in ketones it is surrounded by two alkyl groups, whereas in ketones it is surrounded by two
अल्काइल ग्रुप्स, कीटोन्स में वो कितने अल्काइल ग्रुप से सराउंड हो जाता है? 2 अल्काइल ग्रुप्स। Hence carbon in ketone is comparatively hindered. Carbon in ketones, carbon basically, carbon in ketones is highly hindered. Carbon in ketones is highly hindered. Hence it becomes difficult for a nucleophile. To approach that carbonyl carbon. Hence it becomes difficult for a nucleophile to approach that carbonyl carbon. It becomes difficult for a nucleophile to approach that carbonyl carbon. अगली लाइन में लिख देना, hence aldehydes are more reactive than ketones. कोई भी दिक्कत? अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। एक और रीजन है इसका, कोई और रीजन बताएगा? तुम तो डायरेक्टली जेई वाले पार्ट तक पहुंच गए कि भाई सिमेट्री। एक अपने पास एल्डिहाइड है, फिर से दूसरा रीजन स्टडी करते हैं, और एक है कीटोन। अब देखो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्यों आ रहा है, इसका रीजन बताओ। क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक कर रहा है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ना होता तो क्या न्यूक्लियोफाइल आता? नहीं आता। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से आएगा, नहीं आएगा? आसानी से आएगा। अच्छा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पड़ोसी अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, ये इसको कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अल्काइल ग्रुप कैसा है पूरा का पूरा? ये अल्काइल ग्रुप कैसा है? प्लस है। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुप लगे हैं? दोनों के दोनों कैसे हैं? दोनों के दोनों ही इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम हो जाएगा। यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा? बहुत कम, क्योंकि दो दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं जो उस पार्शियल पॉजिटिव को क्या कर रहे हैं? कम। यहाँ पे कम से कम एक ही अल्काइल ग्रुप है जो उस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जल्दी आके अटैक कर दे। कोई दिक्कत? यहाँ पे प्लस एम नहीं आएगा, प्लस आई। हाँ, एम बेंजीन में आता है। ठीक, समझ आया या नहीं? तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या है? ज्यादा है। जबकि यहां पे पार्शियल पॉजिटिव क्या है? तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच कर जाए। पहले बना लो, फिर इसकी रीजनिंग लिखवा देता हूं। अविष्का, आदित्य, समझ आया या नहीं? यस सर। ठीक। Nucleophile approach the carbonyl carbon. Nucleophile approach the carbonyl carbon because nucleophile approach the carbonyl carbon because it has partial positive charge. Nucleophile approach the carbonyl carbon because it has partial positive charge. More is the partial positive charge. More is the partial positive charge. More easily. More is the partial positive charge. More easily, nucleophile approaches the compound.
more easily nucleophile approaches the compound and hence more is the reactivity. And hence more is the reactivity. More is the partial positive charge. More easily nucleophile approaches the compound. More easily nucleophile approaches the compound and hence more is the reactivity. कोई दिक्कत? अगले पैराग्राफ से लिखो इन aldehydes this partial positive charge is reduced by one alkyl group. This partial positive charge is reduced by only one alkyl group. ब्रैकेट में लिख लेना प्लस आई इफेक्ट. This partial positive charge is reduced by one alkyl group, bracket में partial plus I effect, and in ketones it's reduced by two alkyl groups. It's reduced by two alkyl groups. Hence, in aldehydes, partial positive charge is more. Hence, in aldehydes, partial positive charge is more. Hence, they are more reactive. करें इस क्वेश्चन को ट्राई. Give the names of the reagent to bring about the following transformations. चलो देखो हेक्सेनल है. हेक्सेनल मतलब हेक्सेनोल, सॉरी, यही होता है. ठीक, तो बेसिकली अल्कोहल कैसा है? 1 डिग्री अल्कोहल. 1 डिग्री अल्कोहल को हमें एल्डिहाइड बनाना है तो क्या यूज कर सकते हैं? कॉपर एट 573 केल्विन, या फिर और कौन सी रिएक्शन है? पीसीसी पीडीसी. या तो पीसीसी यूज कर लो या क्या यूज कर लो. इन सब में 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है? कितना आसान है. कोई भी डाउट? हेक्सेनोल टू हेक्सेनोन, ये भी बहुत आसान है. बताओ, सेकंड वाला ही. इसका आंसर हमें अविष्का बताएगी. अविष्का, इसमें भी पीसीसी पीडीसी कुछ भी यूज कर लो, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, चाहे कॉपर 573 ले लो, कोई चक्कर ही नहीं है. क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल क्या बना के देता है? कीटोन. पी फ्लोरोटोल्विन. ये पी क्या होता है लक्षिता? पैराफ्लोरोटोल्विन टू पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड. कैसे करें? टोल्विन टू पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड. पैराफ्लोरोटोल्विन, टोल्विन क्या होता है? इसको कन्वर्ट करना है पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड में. बताओ. अरे अभी अभी तो किया. इटार्ड्स ऑक्सीडेशन आज ही तो किया. CH3 से क्या बनाना है? CHO. तो क्या यूज कर सकते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2 Cl2. इटार्ड्स ऑक्सीडेशन. इथेन नाइट्राइल टू इथेनल. इथेन नाइट्राइल. अच्छा, इथेन नाइट्राइल थोड़ा ध्यान से सुनो इसे. अब इसका नाम लिखते हुए बहुत बच्चे गलती करते हैं. इथेन मतलब 2 कार्बन और नाइट्राइल मतलब CN होना चाहिए. तो 2 कार्बन और उसमें CN होना चाहिए, तो ये होगा इथेन. बहुत बच्चे क्या करते हैं, 2 कार्बन पहले बना देते हैं, CN बाद में बना देते हैं.
तो इथेन नाइट्राइल को हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर? इथेनॉल के अंदर। बताओ भाई कैसे करेंगे? डाइबल एच RMgX से तो एक R लग जाएगा ना, हमें तो कुछ लगाना नहीं है एक्स्ट्रा। अगर हमें कोई और ग्रुप लगाना होता तो हम क्या लेते? RMgX लेते, वो आके अटैक कर देता, कार्बन भी बढ़ जाते। लेकिन क्या हमें कार्बन बढ़ाने हैं? नहीं, हमें कार्बन उतने ही रखने हैं। जब हमने कार्बन उतने ही रखने हैं तो साइनाइड ना, वो तो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। ये यहाँ पे क्या यूज होगा जो लास्ट क्लास में किया था, डाइबल एच। डाइबल एच सीधा सीधा साइनाइड को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? एल्डिहाइड के अंदर। और एस्टर को भी कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? एल्डिहाइड के अंदर। अगर कभी एस्टर को कन्वर्ट करना हो या नाइट्राइल को कन्वर्ट करना हो, कार्बन में कोई चेंज नहीं चाहिए, तो क्या यूज कर दो? डाइबल एच। कोई दिक्कत? फिफ्थ पे आते हैं, अलाइल अल्कोहल टू प्रॉप इनल। अलाइल अल्कोहल क्या होता है? ये डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन, ये अलाइल अल्कोहल है। और हमें इसका क्या बनाना है? प्रोपिनल। मतलब प्रॉप वन इन अल, मतलब ये कार्बन कैसा है पहले ये बताओ। और 1 डिग्री को हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? या PCC यूज कर लो। कोई दिक्कत? आया समझ या नहीं? सिंपल से रिएक्शन है। ब्यूट टू इन टू इथेनॉल। नहीं, अलाइव मतलब फिर सबसे छोटा, मतलब 2 ही कार्बन और फिर एक कार्बन एक्स्ट्रा और OH बस। 6 वाला करते हैं, ब्यूट टू इन। यही होता है ब्यूट टू इन। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर? बताओ कैसे करें? बताएं अविष्का। ओजोनोलिसिस। डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। बेसिकली अगर मैं इसकी ओजोनोलिसिस करता हूं, ओजोन, पहले हम क्या यूज करते थे? ओजोन। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या यूज करते थे? जिंक और वाटर। सेकंड स्टेप में हम क्या यूज करते थे? जिंक और। अब देखो होगा क्या, बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो यही होता है ना। कोई दिक्कत? और ओजोनोलिसिस में हमने क्या कहा था कि डबल बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों ही कार्बन पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड वो आ जाएगा। तो ये इथेनॉल ही तो बना, इधर वाला हिस्सा भी क्या बना? इथेनॉल ही तो बन रहा है। कोई डाउट? क्योंकि अपने पास डबल बॉन्ड तोड़ने का और कोई तरीका ही नहीं है। बेसिकली अगर डबल बॉन्ड को तोड़ के इसको 2 हिस्सों में बांटना है, 2 हिस्सों में तो बांटना ही पड़ेगा क्योंकि पहले 4 कार्बन है, अब कितना चाहिए? तो और कोई अभी तक हमने रिएक्शन करा ही नहीं है जिसमें हम डबल बॉन्ड को तोड़ दें 2 हिस्सों में। तो दिक्कत? करो इसे नोट इनको। एनसीईआरटी में कैडमियम का क्वेश्चन कैसे दिया है? चलो क्लोरीन क्या ले जाएगा? लुइस एसिड क्लोरीन को ले जाएगा। और ये जो पूरा ग्रुप है ये कहाँ लगेगा? बेंजीन पे। कोई दिक्कत? पक्का? शिरीन पढ़ने पे ध्यान दो, फोन तो बाद में भी चल जाएगा। फोन तुम चला रही हो ना? फोन चला रही हो ना? मुझे लगा। हाँ, फोन पहले तो ही था। चलो सेकंड पे बात करते हैं। हाँ, वो सॉल्वेंट। अब यहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम, ये भी क्या है? R नेगेटिव प्रोवाइड करता है। तो ये R नेगेटिव प्रोवाइड करेगा, वो R नेगेटिव Cl को हटा देगा।
तो CH3CO, ये तो एज इट इज है, बस Cl हटके क्या आ जाएगा, CH2C6। आया समझ या नहीं, कोई भी दिक्कत, पक्का। अब ये कौन सी रिएक्शन है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। स्टेबल वाले कार्बन पे 2 बार OH लगाना है, क्या लगाना है, 2 बार, और फिर अपने आप ही वो OH हट जाएगा और क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो। बेसिकली स्टेबल वाले पे डायरेक्टली तुम क्या लगा सकते हो, डबल बॉन्ड हो, और कम स्टेबल वाले पे क्या लगाना है, कोई दिक्कत। ये कौन सी रिएक्शन है फोर्थ वाली, इटार्ड्स ऑक्सीडेशन। जब भी ये दिखे तो समझ लो कौन सी रिएक्शन है, H3O वैसे ही दिया हुआ है, कोई चक्कर नहीं है। तो CH3 को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, कोई भी दिक्कत, नोट करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखो अभी अभी हमने क्या कहा था कि जो अल्कोहल्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, अल्कोहल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, और हाइड्रोकार्बन तो बिल्कुल ही नॉन पोलर होते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो। तो हम यहां तक तो पहुंच गए कि जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, और जो अपना हाइड्रोकार्बन है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, ठीक है। अब एक है ईथर और एक है एल्डिहाइड, कौन ज्यादा पोलर है, ईथर या एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड के अंदर अपने पास क्या है, C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो उसकी पोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा। डबल बॉन्ड में पोलैरिटी क्या होती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो यहाँ पे पोलैरिटी क्या होगी, कम। तो ईथर्स की पोलैरिटी कम है तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। एल्डिहाइड्स की पोलैरिटी ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कोई दिक्कत, नोट करो इसे। बेसिकली होता क्या है, अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो चार्ज सेपरेशन ज्यादा होती है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव ज्यादा आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा है, तो डायपोल ज्यादा बनेगा। ईथर्स के अंदर क्या होता है, डायपोल कम बनता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड में चार्जेस ज्यादा नहीं आते, ठीक है। चार्जेस ज्यादा नहीं आएंगे तो डायपोल कम बनेगा, तो फोर्सेस भी क्या होंगी, कम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम। करो नोट।